नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह हाजिर हूं लेकर बड़ी बहस। दिल्ली की सियासी हवा का रुख तय करने वाले सूबे में यानी उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी बिसात सजने लगी है। पार्टियों ने खेमेबंदी भी शुरू कर दी है। 2027 के दंगल में फिर से दो लड़कों की जोड़ी साथ नजर आने वाली है। मतलब राजनीति में एक बार फिर से वही पुरानी स्क्रिप्ट, वही पुराना पोस्टर, कभी फेल तो कभी पास की कसौटी कर चुका गठबंधन वापस लौट आया है। सपा कांग्रेस के गठबंधन की मुनादी खुद अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश ने लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी। यानी एक बार फिर वही 2024 और 2017 वाला रिमिक्स तैयार हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी हिट रही थी, लेकिन 2017 याद है ना आपको, दो लड़कों की जोड़ी ने तब भी यूपी में मोदी लहर को रोकने का सपना देखा था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हाथ में हाथ डालकर विकास की बातें की थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? सपा कांग्रेस गठबंधन 403 सीटों में से सिर्फ 54 पर सिमट गया और बीजेपी अकेले 300 के पार पहुंच गई। अब 2027 की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव फिर से उसी पुराने रिश्ते को नए पैकेज में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल, क्या लोग भूल जाएंगे कि 2017 में ये जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए बनी थी? ना कोई विचारधारा की समानता थी, ना कोई नीति थी, ना कोई नेता था। यही हाल 2024 के उपचुनाव में भी देखने को मिला था। दोनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई थी। दोनों पार्टियों की ओर से बयानबाजियों का भी दौर देखने को मिला था। लेकिन अब 2027 के लिए तैयारी चल रही है। गठबंधन को लेकर सवाल है कि अखिलेश को राहुल गांधी पर भरोसा है या ये सिर्फ एक मजबूरी है? और राहुल गांधी, जिनकी खुद की पार्टी देश भर में सिकुड़ती जा रही है, क्या वो सपा को वोट दिला पाएंगे या फिर ये गठबंधन एक बार फिर वोट काटने की मशीन बनकर रह जाएगा? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो इस बार क्या बदल गया है? चेहरे वही हैं, चाल वही है। इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं, इस बार मुकाबला जनता की याददाश्त से भी होगा। ऐसे में सवाल उठता है, दो लड़कों की बेजोड़ चाल गठबंधन का होगा 2017 वाला हाल? दो लड़कों की जोड़ी मास्टर स्ट्रोक या सियासी मजबूरी? 2027 में चुनाव क्या चलेगा पीरिये दाव? राहुल अखिलेश साथ साथ 2027 में बनेगी बात। 2027 की चुनावी बिसात सीट शेयरिंग पर बनेगी बात। आज की बड़ी बहस में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए अखिलेश ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट, गठबंधन चला जाए बाहर। इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव, गठबंधन लड़ेगा चुनाव। तो राहुल अखिलेश साथ साथ 2027 में क्या बात बनेगी? क्योंकि अब आपको बताते ग्राफिक्स के जरिए कि कब कब ये गठबंधन हुआ था। देखिए, कांग्रेस को 105 सीटें मिली थी जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ, 2017 की हम बात कर रहे हैं, महज 7 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और ये गठबंधन 2017 में हुआ था। 2017 में बुरी तरह से ये गठबंधन फेल भी हो गया था, जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन एक बार फिर से हुआ और गठबंधन में सपा ने 37 सीटें जीती। लेकिन अब इस बार यह गठबंधन एक बार फिर से नजर आने वाला है। क्या यह गठबंधन इस बार भी काम कर पाएगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि इस गठबंधन में ना ही कोई नीति है, ना ही कोई नियत, ना ही कोई विचारधारा और ना ही कोई नेता। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके ये जानकारी दी है। और देखिए, 2024 में सपा को 33.38% वोट मिले। 2019 में सपा का वोट शेयर 18.11% था। ये आंकड़ा हम तब का बता रहे हैं जब ये गठबंधन में थे। 2024 में ये गठबंधन सफल रहा। तो 2027 के गठबंधन को लेकर सवाल भी लगातार उठते रहे हैं, क्योंकि ये जोड़ी कभी साथ रही और कभी अलग हो गई। क्योंकि कई बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं से सहमत नहीं बनी, तो कभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस की विचारधाराओं में नहीं खुद को ढाल पाई। और कई बार कांग्रेस ने खुद को सनातन दिखाने की भी कोशिश की। सनातनी दिखाने की उस कोशिश में कई बार उन्हें
कड़ा रुख भी अख्तियार करना पड़ा समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो ऐसी तमाम चीजें हुई जहां पर यह गठबंधन फेल भी होता हुआ नजर आया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। मेजर रिटायर्ड आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी प्रवक्ता हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुधांशु वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। और अविनाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले अविनाश जी, मैं आपका ही रुख करूंगी, राजनीतिक प्रतिक्रिया पहले आपसे लूंगी, उसके बाद प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। ये जोड़ी बनती रही, टूटती रही, विचारधाराओं की लड़ाई हमें मैदानों पर भी नजर आई कि किस तरह से कई बार ट्रैक भी दोनों ही पार्टियों के अलग नजर आई। जिस ट्रैक पर समाजवादी पार्टी चल रही थी, उस ट्रैक से अलग कांग्रेस भी चल रही थी। अब एक बार फिर से 2027 में ये जोड़ी बनने वाली है, क्या नतीजा नजर आएगा? देखिए अपूर्वा जी, मैं आपको ये बात बता दूं, सबसे पहले ये जो जोड़ी बनी है, जो इंडिया गठबंधन, इन्होंने जो इंडी गठबंधन जो बनाया है, इसकी ना तो कोई विचारधारा है, ना इसका कोई एक लीडरशिप है। जो लीडरशिप की है अगर बात करते हैं तो इनके अलग अलग जो इंडिया गठबंधन के जो अलायंस जो है, जिसमें ममता बनर्जी भी है, जिसमें और भी कई लोग शामिल हैं, जिसमें खुद अखिलेश यादव जी भी हैं, तो ये सिर्फ एक मजबूरी है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके 2022 में भी आई थी, 47 सीटों से 111 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी आई थी। अब इन्होंने, इनके जो नेताजी हैं माननीय अखिलेश जी, उन्होंने किस प्रकार से इस बात की घोषणा की है, तो मैं समझता हूं क्योंकि इनके पास ना नीति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना विकास का एक 5 साल का एक कालखंड रहा है, जिसमें चाहे आप महाकुंभ की बात ले लीजिए, चाहे उद्योगों के विस्तार की बात ले लीजिए, चाहे किसानों को उनकी फसल को देख लीजिए, चाहे युवाओं को रोजगार को देख लीजिए। इनके पास ना कोई विचारधारा है, ना कोई नेता है। ठीक है, अभी एनडी गठबंधन के एक अलायंस है और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे माननीय आशीष जी भी मुस्कुरा रहे हैं काफी इस बात को देख करके। पर ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि इनकी दो लड़कों की जो ये जोड़ी है, ये 2022 में बिल्कुल फ्लॉप काम करेगी। और इनके पास ना कोई आचार है, ना कोई विचार है, ना कोई नियत है, ना कोई नीति है कि जनता को किस प्रकार से ये वो कर पाएंगे। ये सिर्फ वोट काटने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा। ठीक है, यानी अविनाश जी, हम इस हिसाब से माने कि ये गठबंधन तो है, ये पार्टी का गठबंधन है, विचारों का गठबंधन नहीं हो पाया है। क्योंकि कई बार इस तरह की लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई हमने कई बार खुले मंच से भी देखी है कि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा अलग रही, गठबंधन में रहते हुए भी। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, पहला तो रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 2017 में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा, जो कि फेल साबित हो गया। और कई बार मंचों से कांग्रेस ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। और फिर अब 2027 में साथ आने वाले हैं, तो सिर्फ वोट काटने के लिए यह गठबंधन हो रहा है या वाकई कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं गठबंधन से? देखिए, परिवर्तन करने की जिम्मेदारी जो होती है वो राजनीतिक दल की नहीं होती, वो जो वोटर होता है वो परिवर्तन करता है। आपने परिवर्तन देखा था 2024 में, एक पार्टी थी जो 80 में 80 जीतने वाली थी और फिर वो कहां तक पहुंच गई ये सबने देख लिया। तो कहीं ना कहीं वो जो सच्चाई है उसको थोड़ा समय लगता है सामने आने में, और धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। जिस विकास की ये बात करते हैं उसको ढूंढे कोई अलादीन के चिराग से नहीं ढूंढ सकता कि कोई नए बने 5 हॉस्पिटल ढूंढ ले, कोई नई शुगर फैक्ट्री लगी हो वो ढूंढ ले, या कोई सेटअप बना हो, कोई नया एनर्जी जहां से हम जनरेट कर सके। उत्तर प्रदेश में बिजली का क्या हाल है देखिए, लोग सड़कों पे हैं और ये लोग कीमतें बढ़ाने के चक्कर में हैं। और जहां तक गठबंधन की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी बैसाखियों पे खड़ी है और उसके अंदर कितना विरोध है। उसका अपना दल से गठबंधन है जो उससे अलग होने के उस पे है, उनका ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन है जो अलग बयान देते रहते हैं अपने आए दिन। बीच में तो कह रहे थे मेरी हत्या करवा देंगे भाजपा वाले, वो उन्हीं के गठबंधन के साथी हैं। आप देखिए इस तरीके की आरएलडी है, कब तक आरएलडी उनके साथ रहेगी नहीं रहेगी वो भी देखने वाली बात है। निषाद पार्टी के जो नेता हैं वो तो कितनी बार भाजपा से अलग बयान दे चुके हैं। तो जो दिक्कतें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में ज्यादा हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को लेकर के चलना है। जहां तक बात आती है कांग्रेस और सपा की, केवल 2 ही दल हैं आपस में जिनको बैठ के बात करनी है सीट शेयरिंग अरेंजमेंट पे,
हो जाएगी, मैं समझता हूँ उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी आए थे और उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी में घबराहट इसी बात को लेकर के है कि जो बातें उन्होंने कही थी इतने सालों से, वो अब पूरे देश ने देख ली कि वो कहीं भी पूर्ण नहीं हो रही हैं। वो बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो धरातल पे कहीं भी कुछ भी नहीं है। अब ठीक है, इस वजह से लेकिन भारतीय जनता आशीष पार्टी जी, खेलने में ये चलता है। आशीष जी, आपने सीट शेयरिंग का जिक्र किया, तो पिछले चुनावों में भी हमने देखा, चाहे हम उपचुनाव की बात कर ले, सीट शेयरिंग को लेकर वहां पर भी खींचतानी हमें तब भी नजर आई थी। फिर आपको कैसे लग रहा है कि सीट शेयरिंग बहुत आसानी से हो जाएगा अगर इन दोनों ही पार्टियों का गठबंधन होगा? जाहिर सी बात है, जब 10 सीटें होती हैं और उसमें सपा कुछ 6 सीटों पे जीती हुई थी, तो बच के 4 सीटें बच रही थी, जिसमें 2 सीटें ऐसी थी जिसपे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत थी। तो ले दे के बची थी 2 सीटें। तो कांग्रेस ने उपचुनाव में ये विकल्प लिया कि भाई उन्हें नहीं लड़ना है। अब जब बात 400 सीटों पे होगी, तो सीट शेयरिंग अरेंजमेंट हमारे लिए तो आसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अपने इतने सारे जो गठबंधन के साथी हैं, जो उनसे सीटें मांगते हैं, वो कैसे उनको दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, किस दल को कितना दे पाएंगे, ये अभी देखने वाली बात हो। चलिए ठीक है, अश्विनी जी, 2017 में गठबंधन हुआ, 2024 में हुआ, उपचुनाव के दौरान खींचतान भी देखने को मिली सीटों को लेकर। फिर अब आप जब ये गठबंधन होगा दोनों ही पार्टियों का 2027 में, तो कितनी बड़ी चुनौती ये बीजेपी के लिए होगी, क्योंकि नुकसान बीजेपी को भी हुआ था इस गठबंधन से। जी जरूर हुआ था पूर्वा जी, मगर आज का जो ये आप जिस पर चर्चा कर रही हैं, अखिलेश जी ने देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक तरफा घोषणा कर दी कि 17 सीट हम देंगे। कांग्रेस को मानना पड़ा उनको, कोई उनके पास आता, ये 40 सीट मांग रहे थे, 35 सीट मांग रहे थे, बहुत सी चीजें चली। तो आज एक तरफा सीट, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? तो ये एक तरफा घोषणा करते रहे, या तो जो लालू जी ने किया, बेगूसराय की सीट और पूर्णिया की सीट कांग्रेस जो है रगड़ती रह गई, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वही स्थिति क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ करने जा रही है? एक उपचुनाव था खैर सीट का उत्तर प्रदेश में, अभी कांग्रेस सपा के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन चारुकेन जी किसकी प्रत्याशी थी? वो कांग्रेस की नेता हैं और उन्होंने, सपा ने उनको टिकट नहीं दिया कि कांग्रेस लड़े, उन्होंने अपने सिंबल पर चारुकेन जी को लड़ा दिया। तो यहां पर एक तरफा बड़े भाई की भूमिका है, कांग्रेस पिछलग्गू की भूमिका में है, वो दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर काम कर रही है, जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। हमारे मित्र ने अभी पूछा कि क्या कर दिया इन्होंने। अब भाई सावन में जो है, आप लोग अगर अंधे हो गए तो अलग बात है कि भाई हमने सब काम किया, लेकिन आज जो 23 एक्सप्रेस वे इस लैंडलॉक में बन रहे हैं, जो इसमें लगभग 12 पर तो 13 पर काम है, 7 तो चालू है, ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाई एक आपने भी बनवाया था, एक मायावती जी ने भी बनवाया था, लेकिन उसके बाद कितने बने ये भी देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में एक इन्होंने कहा क्या लगाया, मैं नाम लेकर बताना चाहता हूं, क्योंकि शुगर मिल का नाम लिया। पिपराइच और मुंडेरवा किसने चालू कराई? बंद कर दिया था, उसके पहले मायावती जी ने तो कई बेच दिए थे। तो ये लोग बंद करते रहे, हम लोग खोलते रहे। आज इस लैंड लॉक स्टेट में रोडवेज, वाटरवेज और हम हाईवे सबका एक वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है। आज जो है मैक्सिमम फोन उत्तर प्रदेश में नोएडा में बन रहे हैं, ये सारे आंकड़े आ चुके हैं। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमने क्या काम किया। अश्विनी जी, अब आप इसे एक चुनौती के तौर पर देख रहे हैं कि अगर ये गठबंधन होता है तो इसका नुकसान क्या फिर से बीजेपी को उठाना पड़ेगा, या फिर सिर्फ ये मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस की स्थिति कुछ बहुत ज्यादा अच्छी तो है नहीं उत्तर प्रदेश में? देखिए अभी अगर ये लोग आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है, संगठनात्मक रूप से भी तैयार है और अपने कामों के बल पर भी तैयार है, क्योंकि इन लोगों की पोल खुल चुकी है। क्या ये कैसे ये चुनाव लड़े, 17 में कैसे चुनाव लड़े देख लिया आपने स्वयं अपने ओपनिंग रिमार्क में बता दिया कि ये जो है अवसरवादी गठबंधन था, तो वो भी अभी दिख गया। इनके कंधे पर चढ़कर कांग्रेस पर अभी 7 सीट पा गई, या ये उनके कंधे पर चढ़कर पा गए। दोनों लोग आज तक कहते रहे हैं लोकसभा सीटों में, कभी भी ये नहीं कहे कि हम लोग दोनों एक दूसरे को सहारा दिए, ये तो कहते हैं वो हमसे पा गए, वो कहते हैं। तो आज ये सीधा एक फिर भी वही समझौता होने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता से दूर अपने जनता के लिए किए गए कामों को लेकर आगे बढ़ रही है। चलिए ठीक है, सुधांशु वाजपेयी जी आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत लचर
अवस्था में है, बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति है नहीं कांग्रेस की। तो अब आप इस गठबंधन को मजबूरी के तौर पर देख रहे हैं या मजबूती के तौर पर देख रहे हैं? ये गठबंधन अब तक का सबसे मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में साबित होगा। और मैं कहूंगा कि जो ट्रेलर चला था लोकसभा चुनाव में, वो पिक्चर पूरी इस बार इस विधानसभा चुनाव में दिखाई देगी। जिस तरीके से जो 80 सीटों का ख्वाब देखने वाले भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन ने रोक दी। मोदी जी को 2-2 बैसाखियां लगानी पड़ी, ये इस गठबंधन की ताकत। और इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है संविधान। हम दोनों ही पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, संविधान में भरोसा करती है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए हमने लोकसभा चुनाव में भी एक साथ आए थे और विधानसभा चुनाव के लिए हमारी एक साथ आने की तैयारी है। इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये सबसे जरूरी कदम है, जिसको हम दोनों पार्टियों ने स्वीकार किया। तो ये मजबूरी नहीं, सबसे मजबूती बनकर आएगी। और ये बीजेपी के लोगों को मालूम है, ये लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं, इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं। गठबंधन की बात सुनते ही इनकी हवाइयां उड़ने लगती, दुनिया भर की बातें बताने लगते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अब अगला चुनाव इनके लिए आसान नहीं होगा। अगले चुनाव में जो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा, ये बात अभी से तय हो गई। ये बात जितना पहले से होगी उतना ज्यादा बेहतर तरीके से कैडर और जनता के बीच जाएगी। इसीलिए माननीय अखिलेश जी ने और कांग्रेस पार्टी के हमारे महासचिव अविनाश पांडे जी ने इस बात को अभी से इस दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिए कि अपने कैडर और जनता के बीच ज्यादा अच्छे तरीके से मैसेज ले जाया जा सके। क्योंकि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में तो 2 से 3 महीने का कमाल ये था कि 43 सीटें जीती। अब अगर 2 साल पहले से हम इस रणनीति पर काम कर रहे हैं, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित ही है कि उत्तर प्रदेश में ये संविधान विरोधियों की, लोकतंत्र विरोधियों की सरकार बदलने जा रही है और उत्तर प्रदेश इनका रथ रोकेगा। चलिए ठीक है अविनाश शर्मा जी, अगर हम वोट शेयर की बात कर ले तो वो वोट शेयर अगर हम देखें तो कई बार ऐसा भी रहा है कि कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जो कोर वोटर थे वो जुड़ नहीं पाए गठबंधन के साथ। क्या वो स्थिति हमें इस बार भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जनता तो सब कुछ याद रखती है? देखिए अपूर्वा जी, जिस प्रकार से आपने वोट शेयरिंग की बात करी है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले बार 41% से ऊपर का वोट शेयर था। और इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में, देखिए विकास एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे सतत प्रक्रिया के तहत होता है। और जो 5 साल पहले जब योगी जी मुख्यमंत्री जब बने, ये 5 साल के टर्म, अभी 3 साल हुए हैं, 2 साल बाकी है, 3 साल हुए हैं, 2 साल बाकी। तो धीरे धीरे एक सतत प्रक्रिया के तहत अब उत्तर प्रदेश ने कितना डेवलपमेंट किया, और वहां की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता एक समझदार जनता है, वो जानती है कि योगी जी ने उनके लिए क्या किया। आज महिलाओं की सुरक्षा की लेकर के अगर बात करते हैं, मैं बताना नहीं चाहता, पूरी देश और दुनिया इस बात को जानती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक डिबेट देख रहा था, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा योगी जी का नाम चला कि वहां पे इतना अनाज होता है, जितनी पुलिस पूरे पाकिस्तान में नहीं है, उससे ज्यादा पुलिस बल योगी जी अकेले यूपी में हैंडल करते हैं। जितना अनाज चावल वो उगाते हैं उतना पूरे पाकिस्तान में नहीं उगता। तो ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग मैं नहीं समझता कि, और ये बात मैं आपको आज फिर बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत के साथ, एक अपने विकास के मॉडल के साथ, अपनी नीति के साथ, एक अपनी नियत के साथ, नीति नियत और अपनी करनी के साथ वापसी इस सप्ताह में रिपीट करेगी। और ये इनकी 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, 2024 की बात करें, तो ये 2 लड़कों की जोड़ी बिल्कुल फ्लॉप है। ये मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, अब देखिए 2017 में सपा प्लस कांग्रेस के अगर हम वोट शेयर की बात करें तो केवल 28% था और सीटें सिर्फ 54 आई। फिर इस गठबंधन के मॉडल को 2027 में दोहराना जोखिम भरा नहीं लग रहा है? 2017 पे क्यों जा रही है बार बार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अब 2022 का भी चुनाव हो गया उसके बाद, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बीमारी है कि वो हमेशा नेहरू करने लगते, बोले बारिश नहीं हो रही, गर्मी बहुत है, बोले नेहरू ने कुछ कर दिया। ये बीमारी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को।
तो आप लोग क्यों 2017 में अटके हुए? 2017 के बाद एक बार और चुनाव हो चुका है, 2022 का चुनाव, जहां बहुत स्थिति खराब हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, और फिर 2024 का चुनाव होता है जी, 2024 का चुनाव होता है, फिर उसमें और स्थिति बिगड़ती जाती है भारतीय जनता पार्टी की। अब उसके बिगड़ने का कारण था कि जो अभी बता रहे थे, पुलिस वाले गिना रहे थे कि उन्होंने ये बताना नहीं जरूरी समझा कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें देश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होता है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है देश में जिसमें सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम होता है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। 8 से 9 बार पर्चे लीक हो चुके हैं, तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा जनाब, जब 9 बार रिकॉर्ड बार पर्चे लीक हो जाएंगे। जहां दिए में तो तेल भरने के पैसे हैं सरकार के पास, लेकिन जनरेटर में तेल के पैसे नहीं है और आईसीयू में बच्चे और लोग मर जाते हैं। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। लोग देख रहे हैं। बातें करना अपनी, देखिए ढोल बजाना स्वयं के वो कोई भी बजा सकता है, लेकिन देश देख रहा है कि आज क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। चाहे विश्व में जब अभी इतनी चीजें हुई और कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं था, और कैसे ट्रंप के कहने पे जो है वो सारी कार्रवाई को रोका गया, और जो आतंकवादी हैं उनको आज तक नहीं पकड़ा गया। तो ये सब चीजें देश देख रहा है। इन चीजों पे, इन मुद्दों पे जाके आगे होने वाली है वोटिंग। केवल गठबंधन से जीत नहीं होती है। देखिए, गठबंधन तो सारी राजनीतिक दल अपने जीत सुरक्षित करने के लिए करते ही हैं, लेकिन जनता ये देखती है कि जनता का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आशीष जी, आप क्या सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं कि देश ने देखा कि ट्रंप के कहने पे कैसे ये युद्ध विराम हुआ, कैसे सीज फायर हुआ? आप खुद एक चुप करो। मनोबल सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी ने गिराया सरेंडर करके। सेना का मनोबल गिराने के चलिए, ठीक है आशीष जी, सुधांशु जी, अविनाश जी, अब देखिए जो चीजें, जो बातें यहाँ पर विपक्ष कर रहा है, सर एक मिनट, जो बातें यहाँ विपक्ष कर रहा है, लगातार राहुल गांधी जी बार बार मीम्स बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, एनिमेटेड पोस्टर बना रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर करके वो ये चीजें बना रहे हैं। देखिए सर, ये तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान में भी नहीं बोला गया होगा। ये चीजें तो खुद जो आसिम मुनीर है उन्होंने भी ये चीजें नहीं बोली होंगी। तो प्लीज अब ये चीजें तो यहां मत करिए सर, ये चीजें मत करिए। जो बातें पाकिस्तान ने भी नहीं बोली, जो बातें वहां की सेना ने नहीं बोली, जो बातें वहां के आतंकवादियों ने नहीं बोली, आतंकी संगठनों ने जो बातें नहीं बोली, वो चीजें सर प्लीज भारत में रहकर विपक्ष के तौर पर मत ये चीजें करिए सर। ये नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये चीजें मत करिए। ये चीजें सर पाकिस्तान ने भी नहीं बोली है सर, क्या बात कर रहे हैं? ये चीजें पाकिस्तान ने भी नहीं बोली, तो कम से कम उनकी जुबान तो मत बोलिए, उनकी जुबान यहाँ बैठ के मत बोलिए सर। बचाने के लिए जिसके खिलाफ वहां पे वारंट नहीं सर, उनके यहाँ बैठ के वो चीजें बिल्कुल मत बोलिए जो खुद पाकिस्तान ने भी नहीं बोली, जो वहां के सेना अध्यक्ष ने नहीं बात बोली, जो वहां के आतंकी संगठनों ने जो बात नहीं बोली, नरेंद्र सरेंडर वाली बातें, ये तो वहां के प्रधानमंत्री भी नहीं कह रहे हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया। ये बात तो वहां के प्रधानमंत्री भी नहीं कह रहे कि भारत ने सरेंडर कर दिया। सर प्लीज, ठीक है, चर्चा का विषय अभी वो नहीं है, चर्चा का विषय अभी वो नहीं है, चर्चा का विषय अभी वो नहीं है। चर्चा पर रहते सर, जो विषय है उस पर रहते, उस पर सवाल जवाब हो रहा है, उस पर रहते हैं। इस विषय पर हम बाद में सर चर्चा करेंगे। वही ठीक है। वो तो देखिए ना, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने ही तो कहा था भारतीय सेना जो है वो सो रही थी, नौसेना सो रही थी, ये सॉरी एयरफोर्स सो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का ही तो बयान है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उसने नालायक कहा था, शायद शब्द उसका एग्जैक्ट वर्ड था नालायक। मंत्रियों ने तो क्या कहा था, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, फिर भी ये बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़े थे। चलिए, वो भी तो देश ठीक है अश्विनी शाही जी। सर मुझे लगता है कि ये चर्चा का विषय नहीं है, तो हम अपनी चर्चा पर रहते हैं, डिरेल ना हो। वक्त की बर्बादी होती है सर, वक्त की बर्बादी होती है। आप बोलेंगे फिर आपको काउंटर करने के लिए और बाकी लोग बोलना शुरू कर देंगे। हम चर्चा पर रहते हैं ना सर, हम अभी यूपी पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए। नहीं सर, इस पर बिल्कुल नहीं, इस पे चर्चा आगे कंटिन्यू नहीं होगी सर, इस विषय पर चर्चा आगे कंटिन्यू नहीं होगी। अश्विनी शाही जी, क्यों नहीं होगी? ये भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल रही है इसलिए कंटिन्यू बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये किसी की पोल खोलने वाली बात नहीं है, ये किसी पार्टी की पोल खोलने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आप फिर अगर इस विषय पर बात कर रहे हैं तो सेना भी इस विषय में सर जुड़ती है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। और सेना को लेकर ये बातें मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगी, सेना को लेकर मैं ये बातें बिल्कुल नहीं करने दूंगी सर। बस ठीक है सर। अब अगर आपको इसी विषय पर चर्चा करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं हट जा रही हूँ, आप इसी विषय पर चर्चा कर लीजिए। आपको इतनी तकलीफ क्यों नरेंद्र मोदी? सर सेना के बारे में अगर आप इस तरह से बात करेंगे और वो भी खास तौर पर वो बातें जो पाकिस्तानियों ने भी नहीं की है सर, तो मुझे बिल्कुल मुझे बुरा लगेगा, मुझे बिल्कुल बुरा लगेगा। ठीक है सर, अब रुक जाइए। सुधांशु जी, आशीष जी, अब रुक जाइए।
अब रुक जाइए अश्विनी जी। जी मैं ये कहता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश पर देखिए अपूर्वा जी बहस को सर अब अगर आप इसी तरह से चर्चा करेंगे, अब अगर आप इसी तरह से बहस करेंगे सर इसी विषय पर तो मुझे डिबेट यही खत्म करनी पड़ जाएगी सर, मुझे डिबेट यही खत्म करनी पड़ जाएगी। ये विषय ही नहीं है हमारा, ये विषय ही नहीं है हमारा सर। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ गई। चलिए ये विषय नहीं है सर हमारी चर्चा का। अगर आपको इसी विषय पर चर्चा करनी, मैं डिबेट यही खत्म कर दे रही हूँ, मैं डिबेट यही खत्म कर दे रही हूँ। ये परेशानी है सर, विपक्ष की यही परेशानी है। सवाल अगर हम कुछ पूछेंगे तो आप जवाब कुछ और देंगे, सवाल हम कुछ पूछेंगे जवाब आप कुछ और देंगे। चलिए ठीक है, बस हो गया सर, नहीं इस विषय पर चर्चा नहीं करनी है सर। ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। मोदी अब भाग लेंगे। अविनाश शर्मा तीन प्रवक्ता हो गए इस समय टीवी पे, आप भी प्रवक्ता बीजेपी की, अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक बन गया, अश्विनी जी तीसरे प्रवक्ता, फिर क्या जरूरत है जब तीन भाजपा के भाई ये लोग अगर शांत हो जाए तो मैं जवाब दे दूं अपूर्वा जी, एक बात का जवाब दे सकता हूं इनके। ये विषय तो वैसे भी नहीं है हमारी चर्चा का, ये विषय नहीं है हमारी चर्चा का। और अगर मैं सेना के बारे में बोल रही हूँ और अगर मैं उस पार्टी के लिए बोल रही हूँ तो आप मुझे उस पार्टी का प्रवक्ता भले बना दीजिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये चीजें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलिए अश्विनी जी, अब ये चर्चा नहीं करनी है ना सर, इस विषय पर चर्चा ही नहीं करनी। आप क्यों वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, अपनी भी और हमारी भी? जो दर्शक देख रहे हैं वो देखने के लिए यहाँ बैठे, उत्तर प्रदेश की राजनीति आप चर्चा कर रहे हैं किसी और विषय पर, तो ये चीजें मत करिए सर। प्रवक्ता हैं आप आपको भी बहुत अच्छे से डिबेट और चर्चा के रूल पता है सर, रहने दीजिए। अश्विनी जी गठबंधन पे थोड़ी पड़ेगा। जी अपूर्वा जी देखिए विपक्ष के पास जवाब इस गठबंधन पर होना चाहिए, जवाब इस गठबंधन पर होना चाहिए, जवाब इस गठबंधन पर होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आशीष जवाब मैं दे रहा हूँ ना, मैं उसी पर जवाब दे रहा हूँ। आशीष जी को ऑडियो डाउन करिए, आशीष जी को ऑडियो डाउन करिए, तो ये गलत नहीं है। आशीष जी को ऑडियो डाउन करिए। सर चर्चा हम यहाँ जिस विषय पर कर रहे हैं, मैं उम्मीद यही कर रही हूँ, आप लोग बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं तो आपको इन चीजों की जानकारी बखूबी होनी चाहिए कि आप वक्त की बर्बादी कर रहे हैं सर, वक्त की बर्बादी कर रहे हैं। देश के जुड़े सही मुद्दे आने लगते हैं तो ऑडियो डाउन क्यों होने लगता है? आप वक्त की बर्बादी कर रहे हैं सर, क्या आपको पता नहीं चर्चा का विषय क्या है? हम आपसे जब सवाल पूछ रहे हैं तो आप किसी और विषय पर जवाब दे रहे हैं, आप किसी और विषय पर जवाब दे रहे हैं, आप डिबेट को दूसरी तरफ आप मोड़ रहे हैं। पैसे नहीं मिलते हैं इसलिए हम आपके चैनल पे नहीं बैठेंगे। ये आपकी मर्जी है सर, लेकिन जब हम आपसे चर्चा किसी विषय पर कर रहे हैं तो आप उस विषय पर रहिए, ज्यादा बेहतर होगा। ये आपकी मर्जी, अगर आपको इस चर्चा में बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, नहीं बैठना चाहते तो आप जा सकते हैं। अश्विनी जी जवाब दीजिए, लेकिन सर जवाब इस गठबंधन पर होना चाहिए। नहीं मैं गठबंधन पर ही जवाब दूंगा, मैं उस पर एक चीज का जवाब दे सकता हूं, है मेरे पास जवाब, लेकिन उस पर आज मुद्दा नहीं है। देखिए जब किसी के पास कोई तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, तो बहस को भटकाया जाएगा, मीडिया को गुनाहगार बताया जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं करने जा रहा। अभी हमारे भाई यहाँ बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि बैसाखी की जरूरत पड़ी माननीय मोदी जी को, तो भाई जिसकी सरकार 91 से बैसाखी पर चल रही है वो बैसाखी की बात न करे तो ज्यादा बढ़िया है। दूसरा मुद्दा, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा पर्चा लीक, 26 बार इनके सरकार में पर्चा ली हुई 12 से 17 के बीच में, उसको भी इनको देखना चाहिए। और अभी एक सेना का कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट एक आरोप लगा दिया कि सेना जब वो हुआ तो कोई देश खड़ा नहीं था। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि विरोध में कौन था, ये लोग बता दे, खाली हमको यही जानकारी, बाकी तीसरा कुछ नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश का आज आपने वो रखा है, यहां पर उत्तर प्रदेश में मायावती जी को 2019 में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना रहे थे अखिलेश जी, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट उसी तरीके से राहुल गांधी जी के साथ एक तरफा घोषणा हुई है। अविनाश पांडे जी जिस तरीके से अभी सुधांशु जी ने बताया, अविनाश पांडे जी थे, लेकिन अविनाश पांडे जी ने क्या बयान है, क्या उन्होंने सीटों पर कोई वो किया, कोई भी वो हुआ कि एक तरफा ये हुआ है। तो एक तरफा कोई भी गठबंधन नहीं चलता है जब तक सहमति नहीं बनती है। यहाँ तो ये बता दे रहे हैं और ये सुन ले रहे हैं, और यहाँ अखिलेश जी का भी बयान आया है। चलिए सुधांशु भाई हमारा जवाब तो सुन लीजिए भाई, हम देखिए दूसरे तरफ बहस नहीं करेंगे, बड़े इत्मीनान से हमारी भी बात जाए, आपकी भी बात जाए। और समाजवादी पार्टी वाले तो ऐसे ही देखिए, आप ही के नेता, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आरोप इतने लगे हैं कि एक दो चला जाएगा आदमी।
सेना के प्रमुख को किस तरीके से गली का गुंडा कहा गया, वो समय दूसरा था। उत्तर प्रदेश पर चर्चा हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एक माइलस्टोन स्थापित किया है विकास का, गुंडों को यहां से हटाया है। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, एक संगठित अपराधी गिरोह का नाम हमको यहां चैनल पर बता के तब जाइएगा, एक संगठित अपराधी पूरा। और रही बात अपराध की, बड़ा प्रदेश है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछली सरकारों ने, क्योंकि मायावती जी ने ही नारा दिया था चढ़गुंडन की छाती पर, तो उन गुंडों को नेस्तनाबूद करने का काम हम लोगों ने किया है और अपराध रोकने का काम कर रहे हैं। अपराध हम बढ़ेंगे नहीं। अब महिलाओं का, आज के अखबार की फ्रंट लाइन पढ़िए आप, पूरा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश अव्वल है। तो आप बताइए, महिला भाई कम से कम आप न्यायपालिका में। पहले तो ये जवाब दे दीजिए कि इस तरह से कांग्रेस जब सक्रियता दिखाती है तो गठबंधन के दौरान ये सक्रियता क्यों दिखाती है? फिर इस तरह की चीजें, फिर आरोप कांग्रेस पर लगता है कि जब कमजोर हो जाती है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो फिर सपा समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू पार्टी बन जाती है। ये जो एक नैरेटिव बन गया है कांग्रेस को लेकर, ये कैसे खत्म करेंगे? देखिए ये फर्क तो ये बताइए, बीजेपी क्या राजभर की पिछलग्गू है? राजभर कितनी गालियां योगी जी को दिए, कोई और देता तो मुझे लगता है इनकाउंटर करवा देते योगी जी, लेकिन राजभर को बोलने की हिम्मत नहीं। अनुप्रिया पटेल जी कितनी बार धमकी दे चुकी हैं कि हम बीजेपी से अलग चुनाव लड़ जाएंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। निषाद पार्टी, वो उसका अलग कहानी रहता है। तो ये बताइए भाई, बीजेपी क्यों इन लोगों की पिछलग्गू बन रही है? बीजेपी को तो अलग रहना चाहिए। आज कहने की औकात हो, हम कह रहे हैं आज कह दे बीजेपी, कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। आज बीजेपी कह दे राजभर, निषाद, अनुप्रिया पटेल या किसी से हम गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले लड़ने का आज अगर साहस ये दिखा दे तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन ये साहस नहीं है। तब अगर संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए अगर इंडिया गठबंधन एक साथ आ रहा है, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस एक साथ आ रही, तो दूसरों को पीड़ा क्यों हो रही भाई? ठीक है, वो पीड़ा इसलिए है, वो हैरानी इसलिए है क्योंकि इनको कुर्सी जाने का डर अब सता रहा है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने ट्रेलर देख लिया है, अब पिक्चर 2027 में रिलीज होगी, जिसका इंतजार करें। इतना बात है कि ये तानाशाही की सरकार चलने वाली नहीं है। नौजवानों के साथ सबसे ज्यादा धोखा और फरेब करने वाले, पर्चा लीक करवाने वालों, अब आगे नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ये तय बात। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार करवाने वाली सरकार अब और दिन नहीं चलने वाली, ये तय बात। अविनाश जी, अब देखिए वोट शेयरिंग पे हमने बात कर लिया। अब अगर जातीय समीकरण की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर एक साथ जाती है तो मुस्लिम वोट बैंक तो मिलेगा ही, लेकिन जो ओबीसी हैं और इसके अलावा जो गैर यादव ओबीसी है, वो क्या उनका अविश्वास टिक जाएगा? वोट कहीं ऐसा तो नहीं कि खिसक जाएंगे? देखिए मैं आपको ये बता दूं अपूर्वा जी, इन्होंने जिस प्रकार से अभी थोड़े दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक राणा सांगा को लेकर के इन्हीं के एक सांसद ने एक बयान दिया जिसपे काफी विवाद हुआ, काफी तूल हुआ, काफी डिबेट हुई, सब कुछ हुआ। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में बिल्कुल निश्चित तौर पे जाएगा, लेकिन मुस्लिम महिलाएं जिनके लिए माननीय मोदी जी ने तीन तलाक को खत्म करने का जो एक काम किया और मुस्लिमों को आगे लाने का जो एक काम किया और उनको आगे बढ़ाने का जो एक प्रयास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो किया गया, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में किया गया, उस चीज को ये कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और ये एक बिल्कुल ही इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक हमको नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम जो लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनको आगे बढ़ना है, जो जानते हैं कि विकास की डगर किस ओर जाती है, विकास की डगर किस ओर जाती है। आपने पिछले 70 सालों में मुसलमानों को सिर्फ यही कहकर करके कि हम आपके साथ है, बीजेपी आपकी विरोधी है, मुसलमान के विरोध में कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। इन्होंने सिर्फ एक डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपनाई, क्योंकि इनकी पार्टी के तो संस्थापक ही अंग्रेज थे। तो मैं इस बारे में तो खैर कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मुद्दा भटक जाएगा। मैं मुद्दे पे ही बात करता हूं आपसे। मुद्दा सिर्फ इतना सा है अपूर्वा जी कि जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सेना पे ही सवाल खड़ा करके और डिबेट छोड़ करके चले गए, समय को बर्बाद करके चले गए, ये सिर्फ बौखलाहट होती है इनकी। क्योंकि हम तो नहीं गए, अश्विनी भाई जी तो नहीं गए, आपने डिबेट तो बंद नहीं की। क्यों? क्योंकि हम सच का सामना करना जानते हैं, हम चोर नहीं है। हम देश की जनता को ये बताने का साहस रखते हैं कि जो सच है वो सच है, जो सच नहीं है वो टीवी की डिबेट छोड़ करके भाग चुके हैं। चलिए ठीक है। अश्विनी जी,
वोट शेयरिंग की बात हमने कर ली, जाति समीकरण की भी बात कर ली, लेकिन अब अगर बीजेपी की हम मजबूती की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो 2024 के बाद क्या स्थिति लग रही है? 2024 में गठबंधन हुआ, वोट शेयरिंग हुई और कहीं ना कहीं जो इजाफा वोट शेयरिंग में हमने देखा वो 40% से भी बढ़ के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला। जी अपूर्वा जी, देखिए ये लोकतंत्र है, जनता ही मालिक है। जनता ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को उस लायक नहीं समझा होगा, लेकिन ये जनता के सामने समझ में आ चुका है कि देश में माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, आप किसी पूरे भारत में सर्वे करा लीजिए, माननीय योगी जी जो है सबसे बेहतर, अभी कई सर्वे में आ चुका, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उनके कामों का जो निस्वार्थ, जो एकदम निर्द्वंद, तुरंत कोई भी काम करे। बार बार देखिए अभी हमारे सुधांशु जी ने पर्चा लीक की, फिर बात कह दी। मैं कह रहा हूं कानून किसने बनाया पर्चा लीक पर? भाई हमने बनाया। तो हम तो हर चीज की काट, आप लोग पत्थर चलवा देते थे, सरकारी संपत्ति लुटवा देते थे, कानून हमने बना दिया। अब नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, मुरादाबाद के दंगे हो, और चाहे वो मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के दंगे हो, दंगे बंद हो गए उत्तर प्रदेश में। तो हमने चतुर्दिक काम किया है, और सबसे बड़ा काम किया है कि हमने रोजगार सृजन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हमने वो किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया खत्म किया। हमने चाहे आज कम से कम सॉफ्टवेयर का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। हम 22 जगहों पर हमने जो है आईटी के हब स्थापित करने का काम किया है। हमारा नोएडा तो है ही है। कुल मिलाकर हम एक क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। ब्रह्मोस अभी देखिए पिछले महीने में जिसने सेना का मनोबल और देशवासियों का मान बढ़ाया, वो हमारे उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो हमने उस चीजों पर, हर चीज पर काम किया जनता के। और दूसरी बात शर्मा जी जो आप कह रहे थे, उसमें 4-6 चीजें और जोड़िए। आयुष्मान कार्ड, जो गरीब व्यक्ति जो है इलाज नहीं करा पाता था, वो आज जाकर बढ़िया अस्पतालों में इलाज कराता है। महिलाएं जो है किचन में रहती हैं तो उज्ज्वला का लाभ उठा रही हैं, बल्ब उनके यहाँ जल रहे हैं, राशन हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि देश में राशन है। एक समय इनकी सुधांशु जी की पार्टी की सरकार हुआ करती थी, शरद पवार जी उस समय खाद्य मंत्री थे, देने की बात हुई, राशन नहीं दिया इन लोगों ने। बाद में जब वो सड़ गया तो जो डिस्टलरीज थे इनके मित्रों के, उनको सस्ते दामों पर बेच दिया गया। आज बेहतर अनाज मिल रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में हमने जो आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का नीति आयोग का आया था हिंदुस्तान में, उसमें 3-3.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के हैं। अब देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। पहले ये सब चीजें बीमारू प्रदेश के नाम से जानी जाती थी, आज हम पूरे देश में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। पहले कहां थे ये लोग? तो चीजें बदल रही हैं, अब वो अपूर्वा जी दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता प्रबुद्ध है, एक पढ़ी लिखी जनता, वो देख रही है कि पहले किस तरीके से लाठियां चलती थी। अब पीडीए का नाम ये लेते हैं। भाई अभी आया तो चुनाव हुआ, ये लोग बहुत खुश थे। उपचुनाव हुआ, देखिए कितनी सीटें हमने जीती, कहां कहां ये लोग कह रहे थे। तो जब ये हार रहे हैं तो कहेंगे बेईमानी कर लिया, जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हमने हरा दिया। तो ये नैरेटिव नहीं चलता है, जनता जान रही है। अखिलेश जी के अभी प्रवक्ता भाग गए 2022 के चुनाव में, उन्होंने कहा था कि 20-20 हजार वोट हमारे जो है खराब किए गए हैं, और वो हम उन्होंने चुनाव आयोग के पास वो किया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि हमको सबूत पेश कीजिए, नहीं आज तक दे पाए। तो ये लोग झूठ की बुनियाद पर हैं, ये लोग वाकई जो है स्वार्थ। ठीक है, अब अश्विनी जी मुझे बना हुआ है। ठीक है, अब जिस तरह से आशीष चतुर्वेदी जी डिबेट तो छोड़ के भाग गए, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि 2027 में कांग्रेस को तो नहीं इस तरह से छोड़ के भाग जाएगी सपा? सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चर्चा जिस विषय पर हो रही है उस विषय पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन पूरी उनकी निकल रही है मीडिया पर, सेना पर, मोदी सरकार पर। ये सवाल मुझसे है? जी जी अश्विनी जी आपसे, उसके बाद फिर मैं सीधे सुधांशु जी का रुख करूंगी। जी जी ठीक है। देखिए जब मैंने पहले भी कहा, जब तर्क नहीं होंगे, तथ्य नहीं होंगे, तो कुतर्क किया जाएगा, मीडिया को भाजपा की एजेंट बता दिया जाएगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं पैसे नहीं लेता हूं भाजपा से, यानी कि आपको, आपके लिए कहा था उन्होंने। तो ये सब कुतर्क है, ये कुतर्क है। इसको, जो कि उनके पास उसकी काट नहीं थी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो मजबूत जो है नींव रख दिया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के पास काट नहीं है। वो उनको एक बार सीट मिल गई 2022 के चुनाव में, हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हुई हो या जनता हमको न समझ पाई हो, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन प्रबुद्ध जनता अब चीजों को देख ली, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 17 में इनका गठबंधन देख लिया, 19 में बसपा का गठबंधन देख लिया,
फिर अभी जैसे इन्होंने कहा सुधांशु भाई, हम पिछलग्गू उनके नहीं हैं लेकिन आप ग्रेट ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैं। आज आपके 100 साल से ऊपर हो गया है आपके पार्टी का, लेकिन आप जो है यूपी और बिहार में, आप बताइए बेगूसराय और पूर्णिया सीट क्यों नहीं मिली आपको? चारू केन की सीट क्यों नहीं मिली? उनके चारू केन आपकी नेता हैं, हर सीट से चुनाव आप टिकट चाहते थे, लेकिन किस पे लड़ी? समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ी। आप नहीं कर पाएंगे उनको। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। सुधांशु जी, कांग्रेस का जो ये बार बार बदलता स्टैंड है, ये कहीं ना कहीं जनता को कंफ्यूज भी कर रहा है। फिर प्रियंका गांधी ने 2022 में अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कही थी। ये जो स्टैंड बार बार कांग्रेस बदल रही है, इससे जनता कंफ्यूज हो रही है। और अभी आशीष चतुर्वेदी जी देखिए, बीच डिबेट से वो डिबेट छोड़कर चले गए। अब कैसे विश्वास किया जाए, कहीं 2027 में हाथ छोड़ के ना चले जाएं? इस बात की चिंता मुझे लगता है आप लोगों को नहीं होनी चाहिए कि कौन किसको छोड़ेगा, कौन किसको पकड़ेगा। इस बात की चिंता आपको करने की क्या जरूरत है? इस उत्तर प्रदेश में 22 और 24 दोनों इलेक्शन ने बता दिया कि भाजपा की स्थिति क्या है। भाजपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है और हम ये कह रहे हैं कि अभी तक जितनी योजनाएं गिनाई इन्होंने, सारी योजनाएं कागज पर चल रही हैं। अभी बड़ा हल्ला किया जा रहा था कि आईफोन आएगा, आईफोन का प्लांट हिंदुस्तान में लगेगा। इनके परम मित्र डोनाल्ड साहब जो थे, उन्होंने कहा कि आईफोन का प्लांट अब इंडिया में नहीं लगेगा। सैमसंग का प्लांट नोएडा में लगने का पिछली बार बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने एमओयू साइन किया था, आज तक नहीं लगा। सब कुछ केवल कागजों पर हो रहा है। अरे भाई, कहाँ सॉफ्टवेयर फैक्ट्री, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने लगा उत्तर प्रदेश, हम तो नहीं जानते। तो कुल मिला, या उज्ज्वला गैस की क्या हालत, खुद नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में उज्ज्वला गैस की दुर्दशा मीडिया में आ चुकी है कि महिलाएं चूल्हे पर भोजन बना रही हैं, केवल होली दिवाली में उनको दिया जा रहा है। महंगाई की जो स्थिति है, हम ये कह रहे हैं जाति छोड़ दीजिए, इस देश में जितना गरीब वर्ग है महंगाई से त्राई त्राई कर रहा है। भाजपा को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके नेता तो मस्त हैं। वहां तो लूट पर लूट चल रही है हर तरीके से। पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि भाई बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के आंकड़े लाना बंद कर दो, भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार निरोध की संस्था जो बताएगी वो संस्था बंद कर दो। यानी जहां से भी सूचना आ सकती है वो सूचना के सारे साधन बंद कर दो और कहो साहब हमारे देश में तो सब बढ़िया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हम दावे के साथ ये बात कह रहे हैं कि इस बार एनसीआरबी के डाटा में उत्तर प्रदेश लूट, हत्या, बलात्कार में नंबर 1 था। अगले साल से ये डाटा ही बंद हो जाएगा या थानों को निर्देश दे दिया जाएगा कि कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, पीड़ित घूमते रहे। तो सारा डेटा का खेल करना आता है, लेकिन जनता सब समझ रही है, क्योंकि हकीकत को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। बस मीडिया में दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिला को तो उज्ज्वला की हकीकत पता होगी ना। महंगाई से घर का राशन न खरीद पाने वाली जनता को तो हकीकत पता होगी ना। बेरोजगारी से आप पर्चा लीक का बना दिए, अभी सुन लीजिए, पर्चा लीक का कानून तो बनाया गया, लेकिन आप परीक्षाओं में हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करती कि पर्चा लीक हुआ। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में 3 महीने तक छात्रों ने वहां प्रदर्शन किया और कहा, और इसलिए सिर्फ कहा नहीं, एसटीएफ ने खुद उठाया था उन लोगों ने, और खबर एक बार आई कि उन लोगों ने पर्चा लीक में उन लोगों का हाथ था, लेकिन उस बात को दबा दिया गया कि नहीं पर्चा लीक नहीं हुआ था जी, उन लोगों के पास तो दूसरे पर्चे पाए गए। अब ये तो एसटीएफ को मालूम है, सरकार को मालूम है। तो जब आप ये स्वीकार ही कभी किसी एग्जाम में स्वीकार ही नहीं करना है कि पर्चा लीक हुआ, तो ये सरकार कुल मिला के केवल अच्छा दिखाती है, लेकिन जैसे ही पर्दा उघाड़ा जाता है उसके नीचे की हकीकत सामने आ जाती है, गंदगी सामने आ जाती है। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी, अपराध, इन सारे मामलों में नंबर 1 पर है। एक और बात, अभी ये कहते कि सारे माफिया खत्म कर दिए। अजी ये बताइए ना, जिन लोगों के आगे सिंग लगा है वो सारे माफिया अभी तक क्यों नहीं जेल में गए? उन लोगों से कंप्रोमाइज क्यों कर ले रहे हैं? इस पर कोई बात नहीं होती, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको मालूम है फलाने सिंह, धमाके सिंह, अयोध्या से लेकर जौनपुर से लेकर
प्रतापगढ़ तक जितने सिंह साहब हैं उन सबकी दुकान चल रही है, चलिए ठीक है, उन पर कोई चर्चा नहीं ठीक है होगी। सुधांशु तो जी, ये- लौटूंगे आपके पास। अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अविनाश जी, 2024 में भी हमने देखा कि सपा कांग्रेस का जो कुल वोट शेयर रहा वो बीजेपी से थोड़ा ज्यादा रहा, और जिन सीटों पर बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी वो सीटें ही बीजेपी हार गई। लेकिन कभी हमें बीजेपी की तरफ से ये सुनने को नहीं मिला कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। देखिए सुन लीजिए इस पर एक बात, जी। इस पर, हाँ ये बात आप कहें कि इस पर भी एक बात कि राहुल गांधी जी भी अभी अभी चुनाव आयोग से उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में कहा था कि वोटर लिस्ट मुझे दी जाए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने स्वीकार तो किया, ठीक है मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अखिलेश अविनाश जी यादव जवाब दीजिए इस पे। और क्योंकि देखिए जब अखिलेश पहली यादव बार जी ने- वोट ट्रांसफर सुनिए, 2024 में भी बहुत ठीक तरीके से हुआ था, क्योंकि खास करके मुस्लिम, दलित और गैर यादव ओबीसी वोटों की बात करें तो ये भी बहुत अच्छे से सपा और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में गई थी। 2024 के रिजल्ट ठीक है के बाद सुधांशु जी, अखिलेश सवाल अभी अखिलेश मेरा जी ने अविनाश भी जी ये से। कहा था चलिए ठीक है कि सर, अगर अभी हमारी अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। सवाल मेरा अविनाश जी से। 43 सीटें आ जाए फिर भी सुधांशु जी, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो फिर सर भी प्लीज हमारी अभी रुक EVM जाइए। गड़बड़ अविनाश है। जी से मेरा सवाल है। ठीक। ठीक है अविनाश जी। जी अपूर्वा जी, जिस प्रकार से हमारे जो बड़े भाई हैं सुधांशु जी वाजपेयी जी, उन्होंने अपने आप को खुद ने ही 100 में से 100 नंबर दे दिए। अरे भैया सुधांशु जी, 70 साल राज किसने किया? और अगर 70 साल राज के बाद भी आज देश को अगर हम विकास की दिशा में लेके जा रहे हैं और विकास की एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं, तो फिर आपको तकलीफ होती है, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि इतने महिलाओं के साथ अत्याचार। 1 साल पहले राजस्थान आप में सरकारी डेटा नहीं मानोगे। प्लीज अरे भैया भाजपा सरकार का डेटा है, मैं आपके बीच में भाजपा ठीक सरकार है का सुधांशु डेटा जी, है। उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, आप उनकी बात एक बार सुन तो लीजिए। तो सही। हाँ, ठीक है अविनाश जी बोलिए। गांधी जी तुरंत उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है। राजस्थान में चाहे अलवर की घटना हो, चाहे भीलवाड़ा की घटना हो, चाहे सीकर की घटना हो, प्रियंका गांधी जी को राजस्थान की बहन बेटी नजर नहीं आती है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ वो उत्तर प्रदेश की ही बहन बेटी है। क्योंकि 1 साल पहले वहां गहलोत की सरकार थी, ठीक है, उनकी खुद की सरकार थी। अब बात आती है ईवीएम की। अरे भैया ये बताओ ना, उन्नाव में प्लीज, मैंने आपकी बात चलिए को सुनी। ठीक है सुधांशु जी, देखिए बस एक मिनट का वक्त बचा है। अविनाश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है। मेरी वो लड़की जब उत्तर लखनऊ विधानसभा पे आकर आपकी नहीं बात सुधांशु की जी, थी, इस तरह से नहीं सर, बीच में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं, बीच में नहीं, पहुंचे थे? बीच में नहीं सर, बीच में बताइए नहीं। ना। आपने बोला मैंने आपको पूरा समय दिया, आपकी बात को दोनों ही मेहमानों ने बहुत पेशेंस के साथ अरे सुना। विद्वान तो हूँ, लेकिन ये शब्दों की जादूगरी नहीं चले। चलिए ठीक है अविनाश जी, अपनी बात से अविनाश जी भागिए 1 मत। मिनट है आपके पास, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म जी। कर रहा हूँ अपूर्वा जी। जैसा कि अभी आपने ईवीएम की बात की, कर्नाटक का ये चुनाव जीते, इन्होंने ईवीएम पे दोष नहीं लगाया। हिमाचल का ये चुनाव जीते, इन्होंने ईवीएम पे दोष नहीं लगाया। क्यों? तो वहां की ईवीएम अरे अलग भाई हमने हमेशा कहा है कि चलिए अरे आप ठीक है चैलेंज करता हूं ना, सुधांशु EVM जी, बंद कर दो, लेकिन देखिए करवा वक्त लीजिए। इतनी इजाजत दे रहा है अरे सर, मैं आज तो की ये चर्चा को confidence है। यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत माफी के साथ मैं आप सभी मेहमानों को रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अविनाश जी आपका भी, सुधांशु जी और अश्विनी जी। देखिए 2017 में गठबंधन हुआ तो केमिस्ट्री नहीं बन पाई, 2024 में केमिस्ट्री बनी तो अर्थमेटिक भी बैठ गया। लेकिन अब सवाल 2027 का है कि क्या 2027 में 2024 वाला ट्रेंड सपा और कांग्रेस फॉलो कर पाएगी, उस ट्रेंड को आगे लेकर जा पाएगी? क्योंकि अब इस बार जनता कुछ नया चाहती है, जनता की उम्मीदें इस बार और ज्यादा बढ़ गई है। अब जोड़ तोड़ वाली जो राजनीति है, अब जनता को उस पर विश्वास नहीं है, जनता को अब विकास चाहिए, और इसका जवाब जनता वोट से और वक्त पर देगी। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए, तमाम बुलेटिन के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।